हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फोर्स वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कर रहे आर और यूपी पीसीएस की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए। तो जैसे कि दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस के क्वेश्चन कुछ लिखवाए थे इन्वायरमेंट के। तो दोस्तों, वो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखवाए थे कि ताकि आपको पैटर्न का पता चले कि पैटर्न में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और इसीलिए हमने इस टॉपिक के अनुसार क्वेश्चन बनाए थे वो, कि आपको मतलब पहले वो याद हो जाए, एक बार आप देख सको कि किस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, इकोसिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो कि आर यूपी पीसीएस यूपीएससी हर साल इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बन करके आते हैं। इकोसिस्टम से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो देखिए दोस्तों, कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, तो प्लीज़ जिसने अभी तक वो हमारी वीडियोस नहीं देखी तो जा करके उसे देख लीजिएगा हमारी प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इकोसिस्टम क्या है। देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जरूर लगेंगे इसी टॉपिक से। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, और हमारे जो प्रीवियस के क्वेश्चन है उनको जरूर लगाइएगा। ठीक है, इकोसिस्टम का अर्थ क्या है। देखिए, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। इकोसिस्टम क्या है, एक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप है। तो हिंदी में अगर हम बोले तो संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, किस चीज़ का, संबंधों का अध्ययन है। देखिए दोस्तों, मानव या जीव जंतुओं को आपस में संबंध और उनका पर्यावरण के साथ संबंध। ठीक है, देखिए, जीव जंतु और मानव आपस में उनका संबंध और उनका पर्यावरण के साथ संबंध। जैसे कि मतलब तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि तुम मेरी वीडियो देख रहे हो और तुम्हारा मेरे साथ संबंध कि भाई मतलब मैडम अच्छे से पढ़ाती है ये वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से ये बताया गया है कि मानव जीव जंतुओं को आपस में संबंध और उनका पर्यावरण के साथ संबंध। ठीक है, अगला है, देखिए दोस्तों, इस शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था, इकोसिस्टम का। ठीक है, इकोसिस्टम शब्द का यूज सबसे पहले किया था अर्नेस्ट हेकल ने। ठीक है, किसने, अर्नेस्ट हेकल ने। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कई बार आया है यूपीएससी में, तो आपको भी पता होना चाहिए। तो चलिए, अगला टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो देखिए, इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम का अर्थ है, इकोसिस्टम वह जगह है जहाँ पर जीव आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, और अपने पर्यावरण के साथ आपस में घुल मिलते हैं। जैसे पानी आसपास का पर्यावरण, सॉरी, ठीक है, आसपास का पर्यावरण। देखिए, पानी में छोटे छोटे जीव होते हैं। ठीक है, पानी के अंदर, और वे आपस में एक दूसरे के मतलब आसपास घूमते रहते हैं। तो उनका क्या है, आपस में संबंध है। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं जमावड़ा। ठीक है, आपस में संबंध है, और उनका जो आपस में संबंध है, जो उनके आसपास का जो पर्यावरण है वो क्या है, उनका पर्यावरण है। ठीक है, अगला है, और अगर इतना भी आपको याद ना रहे, देखिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आर मेंस में, यूपीएससी मेंस में और यूपी पीसीएस मेंस में हर बार पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपको इतना भी मतलब डेफिनेशन याद नहीं रहे तो एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि हमने अपनी तरफ से बनाई है। देखिए, नदी समुद्र जहाँ पर 2 पारिस्थितिकी तंत्र आपस में मिलते हैं, वह मिलने वाले भाग को इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे। ठीक है, अगला है इकोसिस्टम के घटक। देखिए, इसके वैसे तो हम 4 घटक बोलते हैं इसको, लेकिन जो हमारे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वे 2 ही घटक है, और इन्हीं से ही हर साल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हम इम्पोर्टेंट ही कराएंगे आपको। तो चलिए, पहला है सजीव और दूसरा है निर्जीव। ठीक है, सजीव को इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग बेटिक। ठीक है, और निर्जीव को बोलते हैं नॉन लिविंग एबेटिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे सजीव। तो सजीव में क्या क्या आता है, सजीव में आते हैं हरे पौधे। देखिए, पौधे में भी जान होती है। ठीक है, दूसरा है जीवाणु कवक। ठीक है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया और फंगस। ठीक है, अगला है प्रेस्टिटिक्स या मच्छर। ठीक है, अगला है सहजीवता, सिम्बोडेंस। ठीक है, सहजीवता। अगला है एनिमल्स, मेन या हुमेन। देखिए, एनिमल्स है, एनिमल्स ये है कि जैसे कि मतलब कोई भैंस है या कोई गाय है
ठीक है, और उसके ऊपर पक्षी बैठा है और पक्षी उसके साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सहजीव मतलब एनिमल्स और ह्यूमंस की मतलब आपस में संबंध है, ठीक है। तो चलिए, निर्जीव का है ऊर्जा। इतना डीपली नहीं पूछेंगे, लेकिन आप बस ये याद रखिएगा कि सजीव में हरे पौधे, जीवाणु, कवक और मच्छर और सहजीवता और मतलब एनिमल्स, मेंस, ह्यूमंस, ये सब आते हैं, ठीक है। अगला है निर्जीव। निर्जीव में देखिए क्या क्या आता है, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा में कोई जीव नहीं है। जल में कोई जीवन नहीं है, सॉरी मतलब जीव जो मतलब बोल सके, ठीक है, इस तरीके से। हवा, लकड़ी, आग, ग्रेविटी, मिट्टी आदि, ठीक है, ये क्या आएंगे, निर्जीव में आएंगे, ठीक है। जैसे कि छोटे बच्चे बोल देते हैं मेज है ना, ये सब निर्जीव में आएंगे। देखिए, एक अगर इस बार एक क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन आए, लेकिन 4 क्वेश्चन हर बार बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, इकोलॉजी में अलग अलग स्तर होते हैं। इकोलॉजी में अलग अलग स्तर कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपको, ठीक है। तो पहला है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल देखिए दोस्तों, हिंदी में इसको बोलते हैं एक चीज़, ठीक है, जैसे कि एक कुत्ता, एक बिल्ली, ठीक है, इस तरीके से। देखिए अगला है स्पेंस। स्पेंस क्या होता है, एक आदमी पर पूरे संसार, ठीक है, एक आदमी पर पूरा संसार। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप सब मतलब आप सब मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगला है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है, बहुत सारे लोग या बहुत सारे कुत्ते या बहुत सारे बिल्लियाँ, मतलब जिनका जमावड़ा होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि रोड पर बहुत सारे कुत्ते एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अगला है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, कई सारे लोग व आदमियों का झुंड या कुत्तों का झुंड, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। कम्युनिटी को हिंदी में बोलते हैं समुदाय। क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। अगला है इकोसिस्टम, सॉरी, इकोसिस्टम क्या है, एक जगह है, वो तो मैंने आपको कल डिस्कशन पूरा बता ही दिया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे बस इतना समझिए कि एक ही क्या है, एक जगह है, ठीक है। मैंने आपको कल डेफिनेशन पूरी समझा दी थी इकोलॉजी की और इकोसिस्टम की, ठीक है। अगला है बायोम। बायोम क्या होता है, देखिए दोस्तों, बायोम इतना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, यूपी के हर एक एग्जाम में बायोम से क्वेश्चन बनता ही है और हर बार बनेगा, ठीक है। तो बायोम, देखिए बायोम क्या है, समुदायों के जाल को बायोम कहते हैं। क्या कहते हैं, समुदायों के जाल को बायोम कहते हैं, ठीक है। बस इतनी सी डेफिनेशन आप माइंड में रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगला है जैवमंडल, बायोफीचर। देखिए बायोफीचर में क्या है, जैवमंडल ऐसी जगह जहाँ स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल का मिलान होता है, उसे क्या क्या बोलते हैं, जैवमंडल बोलते हैं। जैसे कि देखिए जैवमंडल, सॉरी, स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, जलमंडल, ठीक है। जलमंडल के जो बीच में जो मतलब इनका जो कनेक्शन होता है, जो मतलब इस सर्कल के हिसाब से समझिएगा आप, जैसे स्थलमंडल ले लिया और वायुमंडल ले लिया और जलमंडल ले लिया, ठीक है। तो उसके जो बीच में जो हमारा कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं, उसको जैवमंडल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, जैवमंडल बोलते हैं। देखिए, या फिर इस तरीके से समझिए कि कई सारे समुदाय मिलकर क्या बना रहे हैं, बायोम बना रहे हैं, और कई सारे बायोम मिलकर, सारे बायोम मिलकर क्या बना रहे हैं, जैवमंडल बनाते हैं, ठीक है। अगला है इकोटोन। देखिए इकोटोन क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंस है पीसेस के हिसाब से, ठीक है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंस, इससे क्वेश्चन बनेगा ही, ये मैं आज आपको लिख करके देती हूँ, 100% बनेगा। देखिए इकोटोन क्या है, नदी, समुद्र, जहाँ पर 2 पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिलते हैं, वह मिलने वाली जगह या मिलने वाला भाग क्या कहलाता है, इकोटोन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए एक साइड में इकोसिस्टम है और दूसरी साइड में भी इकोसिस्टम है, जैसे कि इस सर्कल के हिसाब से मैंने आपको समझाया। तो ऐसे ही दोनों इकोसिस्टम और दूसरी साइड भी इकोसिस्टम, जो उनके बीच में जो जगह बचती है उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन, ठीक है। ट्रांजेक्शन जो होता है, जो मिलने का जो जगह होती है, जैसे नदी हो गया, समुद्र हो गया, और उनके जो मिलने का जो बीच का जो भाग होता है मिलने का, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन जोन बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सभी में प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन बन करके आता है, ठीक है दोस्तों। देखिए चाहे वो आर हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी वन दरोगा हो, कोई भी एग्जाम हो,
उसमें प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन बन करके आते ही है। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम इन्वायरमेंट चालू कर रहे हैं। देखिए इन्वायरमेंट फर्स्ट जो चैप्टर होता है वो प्रकाश संश्लेषण का होता है इन्वायरमेंट में। तो देखिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण है क्या। देखिए जो सूर्य होता है और सूर्य की जो किरणें जो पौधों पर पड़ती है, सीधी पौधों पर पड़ती है। ठीक है, देखिए जो हरे पौधे होते हैं तो हरे पौधे की जो लाइट पड़ती है जो सूर्य की, तो जो उसका जमावड़ा होता है पत्तियों द्वारा होता है। ठीक है, और उसका जो मुख्य भाग है वाटर है, मतलब जो पौधों में जो जड़ों के द्वारा जो तने से जाता है। ठीक है, तो उसका मिक्सर और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी, उसका मिक्सर जो आसपास का वातावरण होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड होती है। देखिए इन तीनों को मिला करके क्या क्या निकलती है बाहर, ऑक्सीजन बाहर निकलती है जो कि हम लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। क्या क्या मिला करके, जो सूर्य की जो किरणें होती है जिसे लाइट बोलते हैं। ठीक है, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जो तने के द्वारा जो वाटर जाता है जमीन के अनुसार। ठीक है, तो पत्तियों तक जाता है वो पौधों में, तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट तीनों को जो मिक्स होता है उनका, तो वो उसके द्वारा जो उनको मिक्स कर करके क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ साथ और क्या निकलता है, कार्बोहाइड्रेट निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए दोस्तों लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तीनों एक जगह पर मिलते हैं और दो चीज़ें बनती है। तो क्या बनती है, एक तो ऑक्सीजन बनती है और एक क्या बनती है, कार्बोहाइड्रेट बनती है। ठीक है दोस्तों, देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। देखिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो पौधे जो बाहर छोड़ते हैं, मतलब जो आसपास का वातावरण इकट्ठा कर करके जो खुद मतलब बाहर छोड़ते हैं, तो उसको वो क्या छोड़ते हैं, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला है जो पौधे होते हैं। देखिए जो मतलब पौधे जो बाहर जो छोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, पौधों को स्वपोषी बोलते हैं, जो मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप आप सभी को। ठीक है, जो पौधों, ठीक है, मतलब जैसे कोई मछली है, मछली आसपास पानी में घूम रही है। ठीक है, और आसपास और भी कितनी सारी मछली है, मतलब तो जहाँ पे बातचीत या जमावड़ा होता है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, देखिए दोस्तों सजीव दो प्रकार के होते हैं, एक उत्पादक और एक उपभोक्ता। ठीक है, क्या चीज़, एक उत्पादक एक उपभोक्ता। देखिए दोस्तों अगर एग्जाम में आपको बायोटिक लिखा हुआ आया तो बायोटिक क्या है, हमारा सजीवी है, सजीव को बोलते हैं बायोटिक। ठीक है, तो आप इधर उधर मत सोचिएगा कि ये क्या आ गया है, तो इंग्लिश के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों उत्पादक क्या है, उत्पादक एक हमारा क्या है, स्वपोषी है। ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, तो उत्पादक क्या है, स्वपोषी है। स्वपोषी क्या है, जो अपना खाना खुद बनाता है। देखिए उपभोक्ता क्या है, एक कंज्यूमर है। ठीक है, उपभोक्ता क्या है, कंज्यूमर, मतलब जो दूसरों पर निर्भर होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कंज्यूमर के दो मेन पार्ट है। देखिए एक माइक्रो और एक मैक्रो। ठीक है, माइक्रो क्या है, बड़े होते हैं, और माइक्रो क्या है, छोटे होते हैं, छोटे कंज्यूमर और बड़े कंज्यूमर। ठीक है, देखिए MACRO मैक्रो। ठीक है, मैक्रो में 4 भाग होते हैं। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता और चौथा है सर्वहारी। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता जो अपने खाने के लिए उत्पादकों पर डिपेंड रहता है, जैसे कि गाय, खरगोश, बकरी। ठीक है, मतलब दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसे जो मतलब घास वगैरह खाते हैं उनकी बात हो रही है, तो वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। देखिए द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता वे हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा लेते हैं, जैसे भेड़िया। जैसे कि देखिए दोस्तों खरगोश क्या है, खरगोश घास खाता है, और खरगोश को कौन खाता है, भेड़िया। ठीक है, अगला है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता क्या है, जो तृतीयक उपभोक्ता को खा लेते हैं, जैसे कि चीता और शेर। देखिए दोस्तों भेड़िया है। ठीक है, तो भेड़िया को कौन खा लेता है, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से समझिए
एग्जाम्पल के तौर पर जैसे घास है, घास को कौन खाता है? खरगोश खाता है। और खरगोश को कौन खाता है? सांप खाता है। ठीक है, क्या खाता है? सांप। और सांप को कौन खाता है? ईगल खाता है। ठीक है, तो घास क्या हो गया हमारा? उत्पादक हो गया। ठीक है, और खरगोश क्या हो गया हमारा? प्राथमिकता हो गया। और जैसे शेर हुआ, भेड़िया मतलब चीता वगैरह, तो वो क्या हो गया हमारा? द्वितीयांक हो गया। और ईगल जो हो गया हमारा वो हो गया है तृतीयांक। ठीक है दोस्तों, आइए आपको सभी को समझ आ गया है। देखिए दोस्तों, जो छोटे कंज्यूमर होते हैं, छोटे कंज्यूमर होते हैं अपघटन करता। ठीक है, क्या होते हैं? अपघटन करता। तो छोटे कंज्यूमर को क्या बोलते हैं? जीवाणु और कवक। ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगस साथ संबंध। ठीक है, मतलब जो जीव जंतुओं का जो आपस में संबंध होता है, तो उनका जो है पर्यावरण के साथ संबंध जो होता है, उनको क्या कहलाते हैं? इकोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ आ गया होगा इकोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला टॉपिक है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, और इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा बन करके आते हैं और हमेशा ही मिलेंगे आपको ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 भाग होते हैं, पहला स्थलीय परितंत्र, दूसरा जलीय परितंत्र। ठीक है दोस्तों, तो स्थलीय परितंत्र क्या है? देखिए, स्थलीय परितंत्र के 4 भाग होते हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मैं वही पढ़ाऊंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हमें पीएचडी नहीं करनी, एग्जाम पास करना है। क्या नहीं करना है? पीएचडी नहीं करनी। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़िएगा जिससे बार बार क्वेश्चन बन करके आ रहे हैं। बाकी के अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्थलीय परितंत्र क्या है? देखिए, स्थलीय परितंत्र पहला है उसका घास के मैदान। क्या है? घास के मैदान। दूसरा है वन, तीसरा है मरुस्थल, और चौथा है टुंडा यानी बंजर। टुंडा क्या कहते हैं? बंजर। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में टुंडा भी लिखा आ सकता है, टुंड्रा। ठीक है, तो उसका क्या मतलब होगा? बंजर होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बंजर जमीन कहाँ पर है? हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि लद्दाख में। ठीक है, बंजर जमीन कहाँ पर है? लद्दाख में, जहाँ पर कोई उपजाऊ जहाँ पर मतलब कुछ उगा नहीं सकते, जैसे कुछ उपजाऊ नहीं हो सकता। ठीक है, कोई फसल नहीं उग सकती उस पर, तो वो क्या कहलाती है? बंजर जमीन कहलाती है। आज मतलब सभी को पता होगा वैसे तो चलिए दोस्तों अगला है मरुस्थल। देखिए, मरुस्थल क्या है? जो हमारे नदी नाले झरने सब चीज़ वो क्या होते हैं? मरुस्थल कहलाते हैं। ठीक है, अगला है वन। देखिए दोस्तों, वन क्या है? वन जैसे मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, इस तरीके से। देखिए वन के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट से, और इनसे हमेशा क्वेश्चन बन करके आते हैं। देखिए दोस्तों, भूगोल में भी आते हैं, ज्योग्राफी जो होती है, ठीक है, उसमें भी बन करके आते हैं वन से। देखिए, ये मैपिंग के क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेंगे कि मतलब उष्ण कटिबंध क्षेत्र किस किस जगह है, मैपिंग से पूछ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और वेरिस से जो घास के मैदान है, देखिए उससे पूछ लेंगे क्वेश्चन कि घास के मैदान के प्रकार बताइए, घास का मैदान के क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से आपसे मैपिंग से भी पूछ सकते हैं और वैसे भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे से इसे कवर करके जाइएगा। तो चलिए, देखिए वन के 3 टॉपिक है, मतलब 3 प्रकार है। पहला क्या है? उष्ण कटिबंध। क्या है? उष्ण कटिबंध। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी में भी हम उष्ण कटिबंध पढ़ते हैं और इन्वायरमेंट में भी। ठीक है, तो दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण क्या है? जो ठंडा इलाका होता है। ठीक है, क्या है? ठंडा इलाका। अगला है शंकुधारी वन। देखिए दोस्तों, क्या है? शंकुधारी वन। शंकुधारी को क्या बोलते हैं? टेंगा वन। क्या बोलते हैं? टेंगा वन। तो चलिए दोस्तों अगला है जलीय परितंत्र। जलीय परितंत्र का हम देख लेते हैं। देखिए, जलीय परितंत्र 3 भागों में बटा है, कौन कौन सा? पहला है अनुदान द्वीप परितंत्र। क्या है? अनुदान द्वीप परितंत्र, जो कि ऐसे मान लीजिएगा कि जैसे मतलब सफा पानी, मतलब बिल्कुल साफ पानी होता है जैसे, उसको क्या बोलते हैं? अनुदान द्वीप परितंत्र। अगला है समुद्री परितंत्र। समुद्री परितंत्र क्या होता है? जैसे कि समुद्र होता है, जैसे नदी होती है। ठीक है, इस तरीके से। देखिए, अगला है संक्रमण कालीन परितंत्र। संक्रमण कालीन परितंत्र क्या होता है? देखिए, समुद्र और नदी, जैसे मतलब प्रयागराज में तीनों नदियां मिल रही है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? उसको कहलाएंगे संक्रमण कालीन परितंत्र। जैसे कि मतलब नदी नालों का मिलान होता है, समुद्रों का मिलान होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? संक्रमण कालीन परितंत्र। ठीक है, तो दोस्तों स्थलीय परितंत्र के भी 4 भाग होते हैं। पहला है घास के मैदान, दूसरा वन,
और तीसरा मरुस्थल, और चौथा टुंड्रा। टुंड्रा किसे कहते हैं दोस्तों? टुंड्रा कहते हैं जो कि बंजर जमीन होती है, जैसे कि लद्दाख, ठीक है, एग्जाम्पल के लद्दाख होते हैं जैसे, ठीक है, वहाँ पर कोई फसलें नहीं उगाई जा सकती, ठीक है। देखिए दोस्तों, वन के कितने प्रकार होते हैं? वन के होते हैं उष्णकटिबंध, शीतोष्ण और शंकुधारी वन, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको उष्णकटिबंध के जहाँ पर घास के मैदान होते हैं वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। देखिए दोस्तों, उष्णकटिबंध क्या है? उष्णकटिबंध में जो कि गर्म घास होती है, ठीक है, गर्म घास के मैदान। तो उष्णकटिबंध में कितनी वर्षा होती है? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें वर्षा की, तो उष्णकटिबंध में 200 से 400 mm तक वर्षा होती है, ठीक है। कितनी होती है? 200 से 400, ठीक है। यह वन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। उष्णकटिबंध दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उष्णकटिबंध सदाबहार वन, नंबर 2 उष्णकटिबंध पतझड़ वन, ठीक है दोस्तों, जिसे बोलते हैं पर्णपाती वन, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, पतझड़ और पर्णपाती वन। तो पहला लेकर के चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध सदाबहार वन, ठीक है। उष्णकटिबंध क्या है? देखिए दोस्तों, वहाँ पर कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? तो अगर हम वृक्षों की बात करें, पेड़ों की बात करें, तो उष्णकटिबंध पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, तो शॉर्ट ट्रिक्स में हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि राज महा आबोनिस, ठीक है दोस्तों। ये एक वर्ड याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो ये आपको सारे वर्ड्स याद नहीं करने होंगे, सिर्फ एक वर्ड से सब चीज़ बन जाएगी। तो पहला जो वृक्ष पाया जाता है वो पाया जाता है रोजवुड, ठीक है दोस्तों। अगला है आबोनिस और तीसरा है महोगन। महोगन जो ये वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंध सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर दूसरा है उष्णकटिबंध पतझड़, उष्णकटिबंध पतझड़ पर्णपाती वन। तो दोस्तों, वहाँ पर किस तरीके के पौधे पाए जाते हैं? देखिए, वृक्ष पाए जाते हैं, तो वहाँ पर पाए जाते हैं साल, सागवन, नीम और शीशम। कौन कौन से? साल, सागवन, नीम और शीशम। तो अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, तो शॉर्ट ट्रिक्स में आप इस तरीके से एक वर्ड्स में बोल सकते हैं कि साग, शाल, शीश, वांस, ठीक है, साग, शाल, शीश। देखिए दोस्तों, अगला है शीतोष्ण वन, ठीक है। उष्णकटिबंध को मैंने अच्छे से आपको कवर करा दिया। तो देखिए, अगला है शीतोष्ण वन की अगर हम बात करें, तो शीतोष्ण वन का क्या है? उपोष्ण सदाबहार वन, ठीक है दोस्तों। क्या है? उपोष्ण सदाबहार वन। देखिए दोस्तों, इसका दूसरा है उपोष्ण पतझड़ वन और तीसरा है भूमध्य सागरीय वन, ठीक है दोस्तों। ये 3 भाग होते हैं इसके। पहला है उपोष्ण सदाबहार वन, दूसरा है उपोष्ण पतझड़ वन, तीसरा है भूमध्य सागरीय वन। देखिए दोस्तों, उपोष्ण सदाबहार वन में क्या है? सॉरी दोस्तों, लार में यूकेलिप्टस, ठीक है दोस्तों। ये वनों के जो है ना नाम है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स में लार में यूकेलिप्टस। उपोष्ण वन है, उपोष्ण पतझड़ वन है। मैप ऐसा चेस्ट बीच वलर पाई जटला, ठीक है, मैप ऐसा चेस्ट बीच वलर पाई जटला, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ये याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स है। अगला है भूमध्य सागर वन। भूमध्य सागर वन में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? देखिए दोस्तों, वृक्ष पाए जाते हैं, सॉरी, तो नींबू, संतरा और मौसमी, जो कि खट्टे वृक्ष होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे खट्टे वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पूरे विश्व में पाए जाने वाले घास के मैदान, अगर हम बात करें कि पूरे विश्व में पाए जाने वाले घास के मैदान कौन कौन से हैं, तो देखिए दोस्तों, पहला है सेलवास। सेलवास क्या है? ये कहाँ पर पाया जाता है? साउथ अमेरिका में। देखिए दोस्तों, साइड में हमने जो है वर्ल्ड मैपिंग भी बनाया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप अच्छे से आयो, आप मैपिंग भी करते जाइएगा इसके साथ साथ, ठीक है दोस्तों। तो मैपिंग में आप पहचान सकोगे कि साउथ अमेरिका यहाँ पे काम्बोज के जो पास में होता है, छोटा सा नीचे, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है पेरी। पेरी कहाँ पर पाया जाता है? तो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में, दोनों जगह कहाँ पर पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में। तीसरा है ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों, ये पाया जाता है काम्बोज में पाया जाता है, ठीक है। अगला है पंपास। कहाँ पर पाया जाता है? पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना और कोलंबो,
देखिए दोस्तों साइड में जो वर्ल्ड मैपिंग जो की हुई है उसके नीचे जो डॉन होता है, डॉन डॉन के नीचे जो जगह मतलब जो जगह बनी हुई है तो वो अर्जेंटीना की है, ठीक है। डॉन कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है, ठीक है। अगला है लानोज। लानोज है मेरुजुला कोलंबिया में, ठीक है। मेरुजुला कोलंबिया में। ये सब घास के मैदान है जहाँ पर घास पाई जाती है, ठीक है। अगला है साबना। शबना क्या है? साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा है वर्ल्ड, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है ये भी। अगला है स्टेपी। स्टेपी पाया जाता है साइबेरिया, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है? साइबेरिया में। अगला है डाउन्स। देखिए दोस्तों डाउन्स पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगला है कैंटाबेरी। देखिए दोस्तों कैंटाबेरी पाया जाता है न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। अगला है पुस्ताज। यूरोप। देखिए पुस्ताज पाया जाता है यूरोप हंगरी में, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है? यूरोप हंगरी में। अगला है मनुचिरियन। देखिए दोस्तों मनुचिरियन पाया जाता है मंगोलिया यानी चीन में। कहाँ पर पाया जाता है? चीन में। देखिए दोस्तों ये उष्ण कटिबंध घास के मैदान है, ठीक है। कहेंगे उष्ण कटिबंध घास के मैदान। देखिए दोस्तों मैपिंग तो आपको करनी होगी क्योंकि यहाँ से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं मैपिंग से, ठीक है। तो मैपिंग से आपके क्वेश्चन इस प्रकार बन जाएंगे कि उष्ण कटिबंधों के जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंध कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको मैपिंग भरनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो मैपिंग का भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर देखिए दोस्तों ये एक ज्योग्राफी का भी पार्ट है, तो अच्छे से मैं आपको ज्योग्राफी में कवर कराऊंगी। तो जितना इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी था मैंने वो इतना आपको पढ़ा दिया है, ठीक है दोस्तों। आइए आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको जल्दी से रिपीट करवा दूं तो पूरे वर्ल्ड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों 1 मिनट में मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सेलवास कहाँ पर पाया जाता है? साउथ अमेरिका में। पेरी कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका में और उत्तरी अमेरिका में। ब्राज़ील में क्या पाया जाता है? कम्बोज। पंपस कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कहाँ पर है? कोलंबिया में, ठीक है। अगला है लानोज। कहाँ पर पाया जाता है? मेरुजुला में और कोलंबिया में, ठीक है। दोनों जगह पाया जाता है। वेनेजुला कहाँ पाया जाता है? लानोस में। सबाना कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में। और वेल्ड कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में। स्टेपी कहाँ पाया जाता है? साइबेरिया में। डाउनस कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कैंटाबेरी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। और पुस्ताज कहाँ पाया जाता है? यूरोप हंगरी। और मनुचेरियन कहाँ पाया जाता है? इनको आर्द्रभूमि भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों रामसर कन्वर्सेशन क्या है? देखो पानी और ज़मीन क्या है? जहाँ पर पानी हो और ज़मीन हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रामसर कन्वर्सेशन बोलते हैं। देखिए दोस्तों रामसर कन्वर्सेशन का अर्थ क्या है? 1971 में ईरान की एक जगह थी, ठीक है। 1971 में ईरान की एक जगह जहाँ पर कई सारे देश आपस में मिले और आर्द्रभूमियों पर क्या किया? समझौता किया था, ठीक है। क्या किया था? समझौता। देखिए दोस्तों ये समझौता हुआ कब था? 1971 में। देखिए दोस्तों ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। समझौते को पूछ लेंगे, क्वेश्चन इसका बन करके आ जाएगा इस तरीके से कि रामसर कन्वर्सेशन का समझौता कब किया गया था, ठीक है। और देखिए ये लागू कब किया गया? तो लागू किया गया था 1975 में। कब किया गया था? 1975 में। देखिए दोस्तों जब ये समझौता हो रहा था तो कुल कितने देश सम्मिलित थे वहाँ पर? तो कुल 171 देश सम्मिलित थे। देखिए दोस्तों भारत कब शामिल हुआ रामसर कन्वर्सेशन में? भारत शामिल हुआ है 1982 में। कब शामिल हुआ? 1982 में। देखिए दोस्तों 3-4 टॉपिक मैंने ऐसे बता दिए। देखिए एक तो कुल कितने देश, ठीक है। दूसरा है लागू कब हुआ। तीसरा है समझौता कब हुआ, ठीक है। और चौथा है भारत शामिल कब हुआ। देखिए दोस्तों इनसे हमेशा क्वेश्चन बन करके आ जाता है, ठीक है। तो ये अच्छे से माइंड में आपको रखना है याद, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखिए दोस्तों अगला है भारत की पहली रामसर साइट रजिस्टर कब हुई, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक्स में आपको समझा रही हूँ। भारत की पहली रामसर साइट रजिस्टर हुई चिल्का लेक से, ठीक है। सबसे पहले कौन सी रामसर साइट रजिस्टर हुई थी? चिल्का लेक। और कब हुई थी? 1981 में। कब हुई थी? 1981 में। देखिए दोस्तों वर्तमान में रामसर साइट कितने हैं?
तो 75 रामसर साइट है। कितने? 75 रामसर साइट है। देखिए दोस्तों, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। हाँ, कभी ना कभी पूछ लेंगे, ठीक है। देखिए इसकी थीम क्या थी? 2 फरवरी को जो ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, तो इसकी थीम क्या थी दोस्तों? वैसे तो मैंने आपको लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप बताइएगा कि इसकी थीम क्या थी। वैसे मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, 2022 में इसकी थीम थी लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई, ठीक है। क्या है? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। देखिए दोस्तों, मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है, ठीक है। और 2021 में इसकी थीम क्या थी? आर्द्रभूमि और जल। क्या? आर्द्रभूमि और जल के संबंधित, ठीक है। 2020 में क्या थी? आर्द्रभूमि और जैव विविधता। क्या थी? आर्द्रभूमि और जैव विविधता, ठीक है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए थीम तो यूपीएससी के एग्जाम में आ जाती है, 100% आ जाती है, ठीक है। अगला है रामसर साइट को लागू करने वाला टूल। क्या है? रामसर साइट को लागू करने वाला टूल कब पारित किया गया? तो देखिए दोस्तों, ये 1990 में किया गया और इसकी जो है आर्द्रभूमियों को मानवीय क्षति पहुंचाने पर किया गया था। ये कब किया गया था? आर्द्रभूमि को मानवीय क्षति पहुंचाने पर किया गया था, ठीक है। अगला है इंडिया। देखिए कुल साइट जो माउंट रिवर्ड में, ठीक है, कितनी थी? 2 साइट है। देखिए दोस्तों, 2 साइट है, केवलादेव और लोकटक लेक, ठीक है। कौन कौन सी? केवलादेव और लोकटक लेक। देखिए दोस्तों, केवलादेव कहाँ पर है? राजस्थान में 1990 में, ठीक है। और लोकटक लेक कहाँ पर है? मणिपुर में 1993 में, ठीक है। देखिए दोस्तों, तीसरी भी थी चिल्का लेक 1993 में। ये क्या है? मानवीय क्षति अधिक पहुंचने के कारण क्या है, इसको हटा दिया गया था। और कब हटाया गया था दोस्तों? ये हटाया गया था 2002 में, ठीक है दोस्तों। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अगला है, देखिए दोस्तों, वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? तो 75 है, देखिए। और 11 जो कि रामसर साइट है वो जोड़ी गई है, नई रामसर साइट। तो कौन कौन सी जोड़ी गई है वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन करती हूँ। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में 4 जोड़ी गई है, उड़ीसा में 3 जोड़ी गई है, मध्य प्रदेश में 1 जोड़ी गई है, और महाराष्ट्र में भी 1 जोड़ी गई है, और जम्मू कश्मीर में 2 जोड़ी गई है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में 4 कौन कौन सी जोड़ी गई है, अच्छे से आप इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहली है वधुपुरम, दूसरी है चित्रागुणी, तीसरी है काजीपुरम कुलम, ठीक है, काजीपुरम कुलम, और चौथी है सुचिंद्रम थर। कौन सी? वधुपुरम, चित्रागुणी, काजीपुरम कुलम और सुचिंद्रम सुचिंद्रम थर, ठीक है। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन सी है? उड़ीसा में 3 है। कौन सी है? तंपारा लेक, हरिकुंड और अनुसंपा। कौन सी? तंपारा लेक, हरिकुंड और अनुसंपा। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1 है। मध्य प्रदेश में कौन सी है? यशवंत सागर। महाराष्ट्र में कौन सी है? महाराष्ट्र में भी 1 है, थानेग्रिक। और जम्मू कश्मीर में 2 है, सालबाग और हाईगम। देखिए दोस्तों, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में 4 जोड़ी गई है, कौन कौन सी है? वधुपुरम, चित्रागुणी। दोस्तों वो लिया है एक्ट पॉलिसी कन्वर्सेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। एक्ट पॉलिसी कन्वर्सेशन इन्वायरमेंट देखिए दोस्तों कितने हैं वो सभी आज मैं आपको कवर कराती हूँ, ठीक है। पहला है बैंको कन्वर्सेशन। देखो बैंको कन्वर्सेशन क्या है? देखिए दोस्तों, कन्वर्सेशन को बोलते हैं हिंदी में समझौता। किसी का अगर कोई बच्चे की समझ ना आ रहे हो तो मैंने हिंदी में भी आपको लिखा है, ठीक। तो देखिए समझौता है, बैंको कन्वर्सेशन क्या है? हिंदी में समझौता। तो देखिए दोस्तों, अफ्रीका के एक देश में, देखिए अफ्रीका के देश में इसमें किसी भी खतरनाक चीज़ों को इंपोर्ट ना करने दे। तो वो किस आधार पर हुआ था समझौता? कि अफ्रीका के देश में किसी भी खतरनाक चीज़ों को ना इंपोर्ट करने दे, ठीक है। जैसे कि मतलब किसी की आपने कोई अमेजोन वगैरह या किसी भी चीज़ मतलब कंपनी से हमने कोई या फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई मतलब प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगवाया है और वो कट्टा फटा आ गया है, तो आप क्या उसको दोबारा से आपका मन नहीं करेगा कि हम दोबारा से भी उसको खरीद सके, ठीक। तो इसीलिए उन्होंने क्या क्या किया कि मतलब अफ्रीका के देश ने क्या किया है कि किसी भी खतरनाक चीज़ों को हम अपने देश में इंपोर्ट नहीं करने देंगे, ठीक है। अगला है, देखिए दोस्तों, तेहरान समझौता। तेहरान समझौता क्या है? तेहरान कन्वर्सेशन कैस्पियन सागर में मैरीन इन्वायरमेंट, समुद्री और इकोसिस्टम से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। बस आप इतना ही समझ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए इनका जो मतलब जो डेफिनेशन है वो मतलब जो डेफिनेशन है वो नहीं पूछेंगे,
लेकिन बस ये पूछेंगे कि तेहरान समझौता कब हुआ, कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ, ठीक है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो किस आधार पर था वो, कैस्पियन सागर के आधार पर था, ठीक है, मतलब उससे संबंधित था, ठीक है। अगला है देखिए दोस्तों, वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ओजोन से रिलेटेड संबंधित था वो, ठीक है। ओजोन लेयर, ठीक, किससे संबंधित था, ओजोन लेयर, ठीक है। बस आप इतना ही याद रखिएगा कि वो किससे संबंधित है और किसके आधार पर किया जा रहा है, ठीक है। अगला है मीना-माटा सम्मेलन, देखिए या तो सम्मेलन बोल सकते हैं या हम समझौता बोल सकते हैं। तो मीना-माटा क्या है, कन्वर्सेशन क्या है, किससे संबंधित था, वो मरकरी से संबंधित था। मरकरी से क्या, जैसे कि ट्यूबलाइट वगैरह होती है, ठीक है, तो किससे संबंधित था, मरकरी से संबंधित था दोस्तों। अगला है CMS कन्वर्सेशन एंड माइग्रेटरी स्पेसीज, ठीक है। देखिए दोस्तों, बोन कन्वर्सेशन क्या है, देखिए बोन कन्वर्सेशन किससे संबंधित है, तो माइग्रेटरी पक्षी से, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अभी मतलब 2019 में आपने देखा होगा कि कुछ देशों में जैसे इलाहाबाद वगैरह में तो कुछ पंखुड़ियाँ आ गई थी, ठीक है। तो वो क्या है, माइग्रेटरी के मतलब पक्षी थे। तो इस तरीके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो दोस्तों ये जो माइग्रेटरी पक्षी है, तो ये लागू कब हुआ था, तो दोस्तों ये लागू हुआ था 1983 में। कब हुआ था, 1983 में। देखिए दोस्तों जो इसका समझौता हुआ था वो हुआ था 1989 में, 79 में, ठीक है, 1979 में। अगला है दोस्तों, अगला है वॉशिंगटन कन्वर्सेशन। देखिए दोस्तों वॉशिंगटन कन्वर्सेशन क्या है, देखिए एक ये साइट है, क्या है, साइट है, ठीक है। अगला है बेस्ट कन्वर्सेशन। बेस्ट कन्वर्सेशन क्या है, बेस्ट कन्वर्सेशन। अगला है दोस्तों, अगला है रोटरडम समझौता। रोटरडम समझौता किससे संबंधित है, केमिकल जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, मतलब जो खतरनाक है, ठीक है दोस्तों। अगला है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कन्वर्सेशन क्या है, स्टॉकहोम कन्वर्सेशन है पोप, ठीक है, POP, पोप से संबंधित, जो कि पोलोशीन का पार्ट है, किसका, पोलोशीन का पार्ट है, ठीक है दोस्तों। अगला है किंगाली समझौता। किंगाली समझौता क्या है, देखिए HFC है, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर संबंधित है, ठीक है, किससे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से किससे साइट है। देखिए दोस्तों 10 रामसर साइट है और 10 के नाम मैं आपको अच्छे से याद करा देती हूँ। देखिए दोस्तों यहीं पर याद करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए पहली है बखीरा सुचरी रामसर साइट कहाँ पर है, संत कबीर नगर में है। कहाँ पर है, संत कबीर नगर में, ठीक है दोस्तों। अगला है नवाबगंज कहाँ है, उन्नाव में है दोस्तों। कहाँ पर है, उन्नाव में। अगली है मैनपुरी, कौन सी है, मैनपुरी। अगला है इटावा, ये कहाँ पर है, सरमाई में, ठीक है, सरमाई। देखिए दोस्तों ये यूपी के हैं, ओनली यूपी के, ठीक है। अगला है आगरा है सूर सरोवर, ठीक है। अगली है बुलंदशहर, ऊपरी गंगा नहर, देखिए ऊपरी गंगा नहर फर्स्ट है ये, ठीक है। अगला है बिजनौर कहाँ पे, मुजफ्फरनगरपुर में, ठीक है, कहाँ है, मुजफ्फरनगर। अगला है हरदोई कहाँ पे, देखिए मेन बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रामसर साइट है। यूपी पीसीएस तो हमेशा ही इनसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है दोस्तों। अगर यूपी पीसीएस से नहीं पूछेगा तो फिर कौन पूछेगा, क्योंकि यूपी का सबसे ज़्यादा रोल होता है यूपी पीसीएस में, ठीक है। तो अगला है हरदोई से बाद में रायबरेली। देखिए दोस्तों अगला है पर्यावरण से संबंधित अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो कब लागू किया गया, 1972 में। देखिए दोस्तों पीसीएस का ये फैक्ट क्वेश्चन है कि सीधे पूछ लेते हैं कभी कभी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया या कब पारित किया गया, तो ये 1972 में लागू किया गया था दोस्तों। तो इसके पीछे क्या रीजन था, इसके पीछे रीजन है कि वन्य जीवों की रक्षा और व्यापार और तस्करी आदि रोकने के लिए, ठीक है दोस्तों। अच्छे से समझ आ गया होगा कि वन्य जीव की रक्षा, व्यापार और तस्करी आदि रोकने के लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें एक संशोधन किया गया था, वो संशोधन कब किया गया था, तो 2002 के तहत। कब किया गया, 2002 के तहत। देखिए दोस्तों इसमें टोटल श्रेणी की अगर हम बात करें तो टोटल श्रेणी इसमें 6 थी दोस्तों। अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में टोटल श्रेणियाँ कितनी थी, तो वो कितनी है, 6 श्रेणियाँ हैं। कितनी है, 6 श्रेणियाँ हैं। तो देखिए दोस्तों पहली और दूसरी श्रेणी में जो क्या किस लिए बनाई गई है, तो वो इसलिए बनाई गई कि
वन्य जीव पूर्ण सुरक्षा, ठीक है। तो मतलब जो पहली और दूसरी जो श्रेणियाँ आती है वो किसी में आती है कि वन्य जीव की पूर्ण सुरक्षा के लिए, मतलब इसमें कोई किसी को मार नहीं सकता, मतलब उस पर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो उसकी पूर्ण 100% सुरक्षा के लिए, ठीक है। जो तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूचियाँ हैं तो दोस्तों उसमें थोड़ा कम दंड दिया जाएगा, मतलब थोड़ा सा कम दंड दिया जाएगा, ठीक है। जो पांचवी अनुसूची है दोस्तों, पांचवी अनुसूची देखिए दोस्तों, पांचवी अनुसूची में जो वन्य जीव है उनको हम मार सकते हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या है उसमें मतलब हमें फुल छूट है कि हम मार सकते हैं कुछ ऐसे मतलब जीव है जिनका हम शिकार कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है कि अधिकारियों को शिकार के संबंधों में अपराध निर्धारित सजा और जुर्माने की शक्ति दी जाती है। देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई अधिकारी है, ठीक है, जैसे वन्यजीव के जो तहत अधिकारी आते हैं, ठीक है, तो उन अधिकारियों को क्या दिया गया है? शक्ति दी गई है कि अगर कोई मतलब आम जो भी है, मतलब आम जनता या कोई भी अगर इन वन्य जीवों पर कोई अत्याचार करते हैं या मारते हैं या गिराते हैं तो उन पे सजा, जुर्माना, ठीक है, तो उन पर मतलब ये लगा सकते हैं अधिकारी, उन पर जुर्माना लगा सकते हैं, उनको सजा दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो अगला है देखिए दोस्तों, एक नोट्स है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे आपको मतलब जो नोट्स लिखा हुआ है तो इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो हमेशा ही बनेंगे, ठीक है। देखिए, राज्य सरकार, अच्छे से सुनिएगा दोस्तों, राज्य सरकार वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र को, क्या बोल रहे हो, अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र को अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क घोषित कर सकती है। देखिए दोस्तों, एक बार से फिर सुनिएगा क्योंकि इसकी जो मतलब थीम लिखने के लिए आ सकती है, ठीक है दोस्तों, मेंस में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, राज्य सरकार वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र को अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क घोषित कर सकती है। देखिए दोस्तों, कौन कर सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार द्वारा किसी भी मतलब राष्ट्रीय पार्क को कहीं भी घोषित कर सकते हैं कि हम यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क बनाएंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है। देखिए दोस्तों, 5 जून 1972 में, 5 जून 1972 को क्या क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, 5 जून 1972 को स्टॉकहोम, अच्छे से सुनिएगा दोस्तों, 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन में मानव पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के तहत विचार विमर्श हुआ था। देखिए दोस्तों, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा तो वो सुन लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित कहाँ हुआ था, ठीक है, स्टॉकहोम आयोजित कहाँ पर हुआ था, तो वो जगह पूछ लेंगे, ठीक है। या फिर इस तरीके से पूछ सकते हैं कि पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा के तहत विचार विमर्श किस जगह पर हुआ था या कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बनाना सीखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से आप सुन लीजिएगा अच्छे से कि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन में मानव पर्यावरण पर अच्छे से सुनिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है आपका। देखिए, भारत पहला देश है जिसने अपने संविधान में पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी प्रावधान किया था। तो सर्वप्रथम किसने किया था? भारत ने, ठीक है, कि अपने संविधान में। देखिए, संविधान का एक आर्टिकल है जिसमें हमारे पर्यावरण सुरक्षक प्रावधान आते हैं। तो वो आर्टिकल कौन कौन से हैं? देखिए, 48A। देखिए दोस्तों, जो कैपिटल में भी आता है और सैमल में भी आता है, तो ये अच्छे से आपको याद रखना है कि वो कैपिटल वाला ए है या सैमल वाला है। तो बच्चे इसी में घूम जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, 48A यानी बड़ा ए, और दूसरा है 51A, ठीक है, और जी 51AG, ठीक है। किस तरीके से याद रखना है कि 51AG और 48A, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि सुरक्षा संबंधी प्रावधान दिए गए, ठीक है। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए, इस अधिनियम में कितने भाग है दोस्तों? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने भाग है इस अधिनियम में?
26 भाग है, 4 अध्याय है यानी चैप्टर, ठीक है, 4 अध्याय में बांटा गया है। देखिए यह कानून केंद्र सरकार को शक्ति प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या है, अधिनियम है, ठीक है, क्या है, प्रावधान है। तो यह कानून केंद्र सरकार को शक्ति देता है, यानी किस चीज़ के लिए, प्रदूषण और नियंत्रण के लिए, मतलब प्रदूषण को रोकने के लिए, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय वन नीति। देखिए इतना ही फैक्ट आप याद रखिएगा, ज़्यादा आप डीपली मत पढ़िएगा क्योंकि डीपली इतना पूछते भी नहीं है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाते हैं एग्जाम में तो ये पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति कब पारित किया गया है, या राष्ट्रीय वन नीति अधिनियम कब लागू किया गया है। तो कब लागू किया है, 1988 में, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके कुछ मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो वो क्या है, देश में सर्वप्रथम वन नीति कब लागू की गई, तो 1994। कब लागू की गई, 1994। अगला है देश में सर्वप्रथम वन नीति अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1994, ठीक है दोस्तों। अगला है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब लागू किया गया। देखिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अधिनियम कब लागू किया गया है, तो ये लागू किया गया है 2002 में। देखिए दोस्तों इससे 2-3 फैक्ट्स बनते हैं, जैसे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, एग्जामिनर पूछ लेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अधिनियम का मुख्यालय, ठीक है, तो ये है चेन्नई में। कहाँ पर है, चेन्नई में। देखिए अगला है जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना, अगर मतलब एग्जाम ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 2003 में। कब हुई थी, 2003 में। अगला है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण अधिनियम, तो ये कब किया गया, ये बनाया गया है 1992। कब बनाया गया, 1992। तो इसे स्थापित कहाँ किया गया है दोस्तों, इसे स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थापित किया गया है, नई दिल्ली में। जो केंद्र का जो चिड़ियाघर है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगला है भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट अधिनियम, तो ये देखिए दोस्तों किस चीज़ पर बना है, गैर सरकारी संगठन। तो ये ये अधिनियम कब लागू किया गया, ये लागू किया है 1998 में। कब लागू किया गया, 1998 में। देखिए भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट, तो ये किस चीज़ से संबंधित है, गैर सरकारी संगठन अधिनियम। देखिए गैर सरकारी संगठन अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया है 1998 में। अगला है वन्य जीवों के लिए काम करता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए काम करता है, तो ये वन्य जीवों के लिए काम करता है। अगला है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। देखिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो क्या है, इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था दोस्तों 6 जून 2007 में। कब किया गया, 6 जून 2007 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में। देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यूपीपीसीएस, वन दरोगा, यूपीएससी, आरओ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए 1 या 2 से क्वेश्चन तो हमेशा ही बनते हैं, यूपीपीसीएस तो हमेशा ही पूछता है, ठीक है। और आपका बैड ही लक होगा जो इस बार नहीं आए, लेकिन हमेशा ही बनता है, पिछले 15 सालों से लगातार इनसे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो अगला है दोस्तों देखिए राष्ट्रीय वनीकरण और इको विकास बोर्ड। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय वनीकरण और इको विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1992 में।